Good morning, students. Welcome in the class 10. As we all are know that we are watching our video subjects साइंस 1। जैसे आप सब जानते हैं कि आज हम लोग कक्षा 10वीं का साइंस 1 ये विषय देख रहे हैं और इस विषय में आज हम लोग जो पाठ देखने जा रहे हैं वह है हमारा पाठ 8 धातु विज्ञान। और धातु विज्ञान में जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, इसके पूर्व हमने जो भाग देखा था वो है बेटा धातु विज्ञान के सिद्धांत में पहला भाग हमने देखा था अयस्कों का सांद्रीकरण। और इसके बाद तुरंत दूसरा भाग हमने देखा धातुओं का निष्कर्षण। और तीसरा भाग हमने देखा इसके पूर्व वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया था धातुओं का शुद्धिकरण। आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं बेटा वो है हमारा धातुओं का क्षरण, जिसको हम लोग करोजन ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न पूछा गया क्षरण क्या है, तो क्षरण मतलब होता है कि वातावरण में स्थित विभिन्न घटकों के कारण जब किसी धातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उससे वह धातु कमज़ोर होने लगती है। इसी क्रिया को धातुओं का क्षरण कहते हैं। तो दूसरा ये जो क्षरण है ये हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ है बेटा, जो कि आपने तीसरा पार्ट देखा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उस पार्ट में ये क्षरण के बारे में जानकारी बताई गई है, ये भाग आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपने कभी निम्नलिखित बातों का निरीक्षण किया है क्या, ये पूछा है। तो आप ये अभी हम लोग निम्नलिखित बातें कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो इमारतों के लोहे के पुराने सरिया, बहुत समय से साफ न किए हुए तांबे के बर्तन, चांदी के गहने या मूर्ति जो हवा में बहुत दिनों से खुली पड़ी है। तो जैसे आपने ये पढ़ा है पुराने पड़े हुए वाहन, ये सब चीज़ें जो हैं लोहे के सरिया, साफ न किए हुए तांबे के बर्तन, चांदी के गहने या मूर्ति जो हवा में बहुत दिनों से खुली पड़ी है, पुराने पड़े हुए वाहन, इसको कुछ दिनों बाद देखने के बाद ये कौन से रंग में या फिर कौन से ढंग में बदल जाती है, ये इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि लोहे के पुरानी सरिया के ऊपर जंग लग जाता है, साफ न किए हुए तांबे के बर्तन हरे रंग के बन जाते हैं, चांदी के गहने या मूर्ति अगर बाहर में रखी गई हवा में कुछ दिन तक तो वो उसका रंग काला हो जाता है ना, खुली पड़ी है तो। और पुराने पड़े हुए वाहन यदि हमने देखे तो उसकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब हो जाती है बेटा। तो पहला प्रश्न, हवा में खुली रखी चांदी की वस्तुएं पर कुछ समय बाद काली और तांबे की बर्तनों पर हरी परत जम जाती है। और दूसरा बेटा, शुद्ध सोना या प्लेटिनम हमेशा चमकदार ही रहता है। तो ये शुद्ध सोना या प्लेटिनम हमेशा चमकदार क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता होगा सोना जो होता है वो एक राज धातु है बेटा। राज धातु यानी कि जो धातु राजा है सभी धातुओं का, और जिसके ऊपर कोई हवा, मिट्टी, पानी असर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको राज धातु कहते हैं। इसीलिए सोना जो है और प्लेटिनम भी हमेशा चमकदार ही रहता है। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। अतः लोहे का जंग लगना यह प्रमुख समस्या है। लोहे का जंग लगना यह बहुत प्रमुख समस्या है। और ये जंग क्यों लगता है ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे नीचे बताई गई है बेटा, आप लोग देखिए ये जंग क्यों लगता है। पहला पॉइंट है कि लोहे की आर्द्र हवा के साथ अभिक्रिया होकर उस पर एक लाल भूरे रंग के पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। आयरन ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3.H2O की परत जम जाती है। इसे जंग यानी कि रस्ट कहते हैं। मतलब यदि आपको कभी पूछा गया कि जंग क्या है और वो लोहे पर कैसे लगती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लोहे का जो आर्द्र होता है वो हवा के साथ संपर्क में आता है और उसकी अभिक्रिया होने के बाद उसमें एक लाल भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, उसकी परत उसके ऊपर जम जाती है। वो परत होती है आयरन ऑक्साइड की, जिसका सूत्र है Fe2O3.H2O, और इसी को हम लोग जंग कहते हैं। तांबे के बर्तन के पृष्ठभाग की आर्द्र हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होकर उस पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे तांबे की चमक मलिन हो जाती है। इसे पैटिनेशन कहते हैं। क्या अब ये तांबा जो है वो हरे रंग का कैसे बनता है ये बताया गया बेटा, कि जब तांबे के बर्तन या कोई भी तांबे की अंगूठी हो तो ये जब हवा में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, मतलब
कॉपर और CO2 Cu+CO2 इनकी जब अभिक्रिया होती है तो इससे बनने वाला जो नया पदार्थ होता है बेटा वो होता है कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो हरे रंग का होता है, और इसलिए वो कॉपर कार्बोनेट में बदल जाने की वजह से उसमें हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे कि तांबे की चमक हमेशा के लिए मलिन होती है, और इसी को हम लोग पैटिनेशन भी कहते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। वो है बेटा चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय पश्चात वे काली पड़ जाती हैं। अब देखिए चांदी की वस्तुएं हवा में कैसे काली पड़ती हैं, ये इसका जवाब बताया गया बेटा कि क्योंकि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब देखिए चांदी का जो संकेत है वो है Ag का जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S से अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसके बाद इसकी अभिक्रिया होकर सिल्वर सल्फाइड नामक पदार्थ बनता है, और वो काले रंग का होने की वजह से उसकी परत का चांदी के ऊपर बन जाती है बेटा। यानी कि कौन सा पदार्थ बनता है? सिल्वर सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और चांदी इन दोनों की अभिक्रिया होकर जो नया पदार्थ बनता है जिसकी परत इसके ऊपर जम जाती है चांदी के ऊपर, वो होती है सिल्वर सल्फाइड। तो कभी आपको पूछा गया कि सिल्वर सल्फाइड का रंग कौन सा है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि वो काले रंग का होता है, इसलिए हमारी चांदी भी काले रंग की पड़ जाती है। चौथा पॉइंट है एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होकर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। मतलब यदि आपने एल्यूमिनियम को भी हवा में कुछ देर के लिए रखा और पानी के संपर्क में यदि वो आया है, थोड़ी बहुत ओस की बूंदों के संपर्क में आया, तो वो जो है वो पदार्थ एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत उसके ऊपर जमती है, और वो आपको थोड़ा बहुत पीले रंग का आपको यहाँ पे नज़र आता है बेटा। तो जैसे देखिए काला पड़ा बर्तन ये चांदी का है, जंग हुई संकल ये लोहे की संकल होती है, उसके ऊपर जंग लगा हुआ संकल का भाग ये नट बोल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये मूर्ति जो है वो 300 वर्ष पूर्व तांबे से बनाया गया स्वतंत्रा देवी के पुतले का रंग हरा हो गया है, ये बता रहा है बेटा। मतलब ये 300 वर्ष पूर्व तांबे की बनाई गई मूर्ति है, ठीक है, जो कि अभी कौन से रंग की नज़र आती है बेटा? हरे रंग की नज़र आती है। अब ये देखिए ये शरण जो है उसका प्रतिबंध करना बहुत ज़रूरी है। यदि इस शरण का प्रतिबंध नहीं किया गया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसका प्रतिबंध कैसे करें ये आपको अगले भाग में बताया गया है। कि पहला पॉइंट है बेटा प्रिवेंशन ऑफ करोजन का पहला पॉइंट है धातु से बनी वस्तुओं का क्षरण रोकने के लिए या क्षरण प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू न होने के लिए आप किन उपायों का सुझाव देंगे। अब मैं तो अपने घरेलू कुछ उपाय ही बता पाऊंगा, वो उपाय आपको यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। जैसे कि जो लोहा है, लोहे को पेंट करके रखा जाए तो उसका ऑक्सीकरण न होकर उसका क्षरण भी नहीं होगा और उसको जंग भी नहीं लगेगा। ऐसे कुछ सुझाव हैं जो कि आपको सामने दिए गए। तो दूसरा पॉइंट है बेटा आपके घरों में लोहे की खिड़की, लोहे का दरवाजा, इन जैसी अन्य वस्तुओं पर जंग न लगे इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि धातुओं के क्षरण से बचाव करने के लिए विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी उपाय करने वाली कुछ पद्धतियाँ हैं, विविध पद्धतियाँ हैं, उसको आपको यहाँ पे बताया गया है कि करीब करीब सभी पद्धतियों में लोहे पर जंग न लगे इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो लोहे के क्षरण का दर हम कम कर सकते हैं, लोहे के क्षरण न होने का दर हम कम कर सकते हैं, परंतु वो पर्टिकुलरली क्षरण ना हो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मान के चलिए कि लोहे का क्षरण हम कम कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है कि धातु का हवा से संपर्क रोककर धातुओं के क्षरण को रोका जा सकता है। मतलब धातु को जो है वो हवा के संपर्क में आने से रोकना है बेटा। तो यह क्षरण प्रतिबंध विविध पद्धतियों से किया जा सकता है। जैसे हम लोग को हवा के संपर्क में नहीं लाना है धातु को, तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ पद्धतियां नीचे दी गई है। पहला पॉइंट है धातु के भाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाना जिससे हवा की वाष्प और ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रोक कर उनमें अभिक्रिया नहीं होती। तो देखिए बेटा धातु के पृष्ठभाग पर हम लोग कौन सी परत चढ़ा सकते हैं? जो एशियन पेंट्स जो मिलता है बाजार में, है ना, तो या फिर अन्य कोई पेंट जो होता है बेटा वो भी हम लोग इसकी परत यदि धातु यानी लोहे पर चढ़ाई तो उससे क्या होगा कि धातु का हवा और वाष्प के साथ ऑक्सीजन में स्थित हवा और वाष्प के साथ संपर्क नहीं होगा और धातु के संपर्क को रोककर
उनकी अभिक्रिया भी नहीं होगी तो क्षरण नहीं होगा और फिर जंग भी नहीं लगेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, धातु के पृष्ठभाग पर रंग, तेल, ग्रीस या वार्निश की परत लगाकर धातु का क्षरण रोकना। मतलब मान लीजिए कि अगर धातु के पृष्ठभाग पर हम लोग रंग लगाते हैं, तेल लगाते हैं, रंग और तेल को मिक्स करके लगाते हैं, या ग्रीस या वार्निश लगाते हैं। वार्निश पता है ना आप लोग को, अभी होली आने वाली है। वार्निश बहुत अच्छे तरीके से बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन एक बात बताऊं, होली में ये वार्निश नहीं लगाना चाहिए किसी को, क्योंकि उसको निकालने के लिए उस इंसान को बहुत तकलीफ होती है बेटा। ठीक है, इसलिए वार्निश की परत आपको कहाँ पे लगानी है? धातु का क्षरण रोकने के लिए लगानी है। जैसे उदाहरणार्थ लोहे का क्षरण इस पद्धति से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अन्य धातु के बारे में पहला पॉइंट, और ये खासकर लोहे का क्षरण रोकने के लिए दूसरा पॉइंट। अब इसके अगले पेज पर चलते हैं। हम लोहे की वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की परत लगाकर उन वस्तु पर जंग लगने से स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, हम लोग स्थायी रूप से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हम रंग लगाकर वस्तुओं का जंग लगने से स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते हैं। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है बेटा। तो इसका यह मतलब है कि स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते, हम लोग हमेशा के लिए नहीं कर सकते। तो रंग लगाने की पद्धति कुछ कालावधि के लिए ठीक है, मतलब कुछ काल के पश्चात ये जो जंग है वो दोबारा उसको जकड़ लेगा, और वो जो हमने परत लगाई हुई थी रंग की या पेंट की, वो भी निकलनी शुरू होती है बेटा। तो वस्तु के पृष्ठभाग पर दिए गए रंग पर यदि खरोंच आ गई और धातु का थोड़ा सा पृष्ठभाग भी हवा के संपर्क में आया, तो जंग लगने की प्रक्रिया उस रंग की परत के नीचे शुरू हो जाती है। मतलब यदि मान लीजिए कि उस लगाए गए धातु पर लगाए गए रंग या पेंट में थोड़ी सी भी खरोच आ गई, तो उसका जो पृष्ठभाग है वो हवा के संपर्क में आने की वजह से उसमें जंग लगता है, और जंग की वजह से उस रंग की परत जो है नीचे बनना शुरू हो जाती है, या जंग की परत वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। उसके नीचे जंग की भी अलग अलग परतें होती है, वो बनना शुरू होती है। तो लोहे के नए पतरे क्यों चमकते हैं? लोहे के नए पतरे क्यों चमकते हैं? जैसे क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है, या निम्नलिखित पद्धतियों से किया जा सकता है। बेटा, लोहे के अगर नए पतरे को चमकाना है तो उसके ऊपर अगर सैंड पेपर से उसे घसा जाए अच्छे से पूरा जंग निकाल ले, तो वो चमकने लगता है। और वो चमकने के बाद अगर हम लोग उसके ऊपर पेंट लगाते हैं तो धातु संरक्षित हो जाता है। वो अस्थायी रूप से उसके ऊपर रंग लगा सकते हैं, जो कि कुछ साल बाद तक हम लोग उसे खराब होते हुए ना देखें। अभी आजकल मार्केट में ऐसे भी पेंट आ गए बेटा कि जो स्थायी रूप से लोहे के ऊपर या लोहे की वस्तु के पृष्ठभाग पर वो पेंट लगाया जाए तो उसको कभी भी जंग नहीं लगता है। ऐसे भी मार्केट में ऐसी कुछ चीज़ें आ चुकी है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहला भाग जो कि यहाँ पे दिया गया है, जस्ते का विलेपन, जिसको गैल्वनाइजिंग कहते हैं। मतलब जस्ते को किस तरह से गैल्वनाइज किया जाता है, उसको किस तरह से चमकदार बनाया जाता है। इस पद्धति से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसको चमकाया जाता है जस्ते को। ठीक है, तो इस पद्धति में लोहा या इस्पात का क्षरण रोकने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। उदाहरणार्थ जैसे मान लो कि यहाँ पे बेटा लोहा या इस्पात का क्षरण अगर रोकना है तो उसके ऊपर हम लोग को जस्ते की पतली परत अगर चढ़ाई तो लोहा कभी खराब नहीं होगा या उसके ऊपर कभी क्षरण नहीं आएगा। तो उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया गया है कि लोहे की चमकदार कीले, पेपर, पिन इत्यादि। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की कीले जो होती हैं वो सीमेंट रंग की, या पेपर पिन जो होती है वो भी सीमेंट रंग की, या टाचनी पिन भी उसको कहते हैं, उसके ऊपर चमक होती है लेकिन वो लोहे की होती है। परंतु उसको किस तरह से चमकाया जाता है, वो रंग उसके ऊपर कैसे किया जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई कि इत्यादि। जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, अतः उसका क्षरण पहले होता है। कभी कभी बारिश की कालावधि के पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है और आंतरिक लोहा हवा के संपर्क में आने के कारण जंग लगने की शुरुआत होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो क्रिया है, क्रिया मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि इस क्रिया में क्या हो रहा है कि कॉस्टिक सोडा में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ये जो लोहे की एक कुछ पतरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, उस पतरी को हमने
कॉस्टिक सोडे में आपने पहले साफ़ कर लिया, कॉस्टिक सोडे का विलयन में इसको साफ़ कर लिया। फिर इसे खलबलाहट के साथ हमको पानी से धो लेना है, ठीक है। फिर इसको हम लोग को इस विलयन में डुबो कर रखना है, कॉस्टिक सोडे के विलयन में डुबो कर रखना है। फिर इसको और दोबारा खलबलाहट के साथ धोना है बेटा। और फिर खलबलाहट के साथ धोने के बाद उसको प्रवाही विलयन में रख लेना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर उसको हमको क्या करना है, सुखाने के लिए रख देना है। और सुखाने के लिए रख देने के बाद फिर यहाँ पे जो पिघले हुए जस्ते का हमने यहाँ पे विलयन लिया हुआ है उसके अंदर इसको डुबोना है, ठीक है। यहाँ पे प्रवाही विलयन से मतलब यहाँ का पूरा जंग या पूरा ये लोहे का पूरा निकल गया था, यहाँ पे उसका पदार्थ जो भी चिपका हुआ था। और अब यहाँ पे पिघले हुए जस्ते में इसको डुबो कर रख लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है बेटा। और फिर बाद में इसका परीक्षण करना है। तो ये जो है ये हम लोग इसे आसानी से इस प्रक्रिया से मतलब लोहे को जस्ते की परत हम लोग इससे चढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला गया था कि जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, अतः उसका क्षरण पहले होता है। और जो देखा गया तो जस्ते का जो क्षरण है वो बहुत पहले हो जाता है, परंतु कभी कभी बारिश की कालावधि के पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश हुई और वो जस्ते की परत निकल गई, जो कील होती है या टचपिन होती है वो उसकी परत जस्ते की निकलना शुरू होती है और वो जंग लगना शुरू होती है बेटा। लेकिन अगर उसको आकर्षित करना है लोहे को और उसकी खरीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग आसानी से इसके ऊपर इस तरह से जस्ते का विलेपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, वो है बेटा टीन की परत चढ़ाना। टीन की परत कैसे चढ़ाएंगे, तो इस पद्धति में पिघली हुई टीन की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। जैसे कि टीन बहुत ज़्यादा चमकीली और सुंदर होती है दिखने में, और वो मुड़ी हुई भी होती है बहुत जगह से, इसको टीनिंग कहते हैं। तो लोहे के ऊपर टीन की परत हम लोग कैसे चढ़ाते हैं ये आपको बताया गया है कि इसे ही करना कहते हैं। कलई करना कहते हैं मतलब जब हम लोग धातु की परत, टीन की धातु की परत जब हम लोग लोहे पर चढ़ाते हैं इसको हम लोग कलई करना कहते हैं। तो यानी कि तांबा तथा पीतल के बर्तनों पर क्षरण के कारण हरे रंग की परत जमा हो जाती है। हरे रंग की यह परत विषैली होती है। ऐसे बर्तनों में मट्ठा, कड़ी या खट्टे पदार्थ रखने पर वे कसैले हो जाते हैं। इसे टालने के लिए टीन की परत चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए बेटा, मान लो कि अगर हमने तांबा या पीतल की जो धातु है हमारे घर में, तांबा का लोटा है या तांबे का मान लीजिए बर्तन है हमारे पास जिसमें हम लोग सब्जी भाजी वगैरह सब करते हैं। सॉरी, तांबे में नहीं करेंगे, इसमें पानी वगैरह रखते हैं हम लोग तांबे में। और पीतल का कोई बर्तन है जिसमें हम लोग सब्जी भाजी वगैरह करते हैं। तो ऐसे बर्तनों पर क्षरण लगता है, बहुत जल्दी लगता है। तो ये हरे रंग की परत इनके ऊपर जमा हो जाती है, तांबे के ऊपर, पीतल के ऊपर। हरे रंग की अगर परत जमा हो गई तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया होकर वो हरे रंग की परत जमा हुई है। और ये हरे रंग की परत जो होती है वो केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की वजह से विषैली हो जाती है। और ऐसे बर्तनों में अगर मान लीजिए कि उसको साफ न करते हुए उसमें मट्ठा या फिर कड़ी या खट्टे पदार्थ रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो कसैले हो जाते हैं। और कसैले हो जाने के बाद वो विषैले भी हो जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो इन हानिकारक वस्तुओं को खाने से या पीने से टालने के लिए हम उसके ऊपर यदि टीन की परत चढ़ाए तो वह बहुत आसानी से हमें काम में लाने वाली वस्तु बन जाती है। तो याद रखिए कि कभी भी हम लोग यदि धातु पर टीन की परत चढ़ाएं तो वो बहुत ज़्यादा उपयोग में भी आती है, ठीक है। अब हम लोग चलते बेटा धनागरीकरण की तरफ। तो ये जो धनागरीकरण अपना भाग है ये हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद आने वाले दो और प्रकार यहाँ पे बताए गए बेटा। वो हैं जैसे चौथा है विद्युत विलेपन और पांचवा है सम्मिश्रीकरण। ये सम्मिश्रीकरण ये जो भाग है ये परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा और भाग भी पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, लिख बताता हूँ, इनकी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, इसको याद रखिए, क्योंकि इन सभी का परीक्षा में आना तय है। इनमें से बहुत ज़्यादा भाग परीक्षा में अच्छे से पूछा जाता है, पूछा हुआ।
तो जो जो पूछी हुई चीज़ें तो करना ही है, लेकिन जो नहीं पूछी है उनको भी अच्छे से रीड करना है, याद करना बेटा। तो अगले वीडियो में मुझे लगता है कि अपना ये पार्ट तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ इसके जो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हैं मैं आपको भेजूँगा, वो अपनी कॉपी में उतार के रखिए, ठीक है। और उसके बाद तुरंत हम लोग जो नया पार्ट है हमारा कार्बनिक यौगिक, ये पार्ट शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।